हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विभू मिश्रा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन नंबर 70 जैव प्रौद्योगिकी और पहचान। आज हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक। आज इसका होगा हमारा लेक्चर नंबर जो है 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे, लाइक किया होगा और कमेंट्स ज़रूर छोड़े होंगे। तो चलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम वो था अविस्तर ऊतक के प्रकार, वो कहाँ पाया जाता है, उसकी संरचना और स्वरूप कैसा होता है, वो कार्य कैसे करता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अविस्तर ऊतक को सरल ऊतक क्यों कहते हैं, तो ये भी क्लियर करते हुए चलें कि अविस्तर ऊतक जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, सरल, इसलिए इसको सरल ऊतक भी कहते हैं। और एक होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक वो होता है जो विभिन्न प्रकार के रंगों व आकारों की कोशिकाओं से बना होता है, उसे जटिल ऊतक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा है संयोजी ऊतक, ये भी हमने पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 3 में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट्स दिया हुआ है कि मोटे व्यक्ति की अपेक्षा पतले व्यक्ति को ठंड अधिक क्यों लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों होता है। सही बात है, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो मोटे व्यक्ति की अपेक्षा जो है पतले व्यक्ति को ठंड क्यों लगती है, ये इसका एक ही कारण है कि मोटे व्यक्तियों के शरीर में वसा का जमाव होता है, उनकी जो है मांसपेशियों मांसपेशियों में और त्वचा के नीचे जो है एक फैट यानी कि चर्बी या वसा जिसे बोलते हैं उसका जमाव होता है जो उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि हड्डियों को मोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा क्यों है। तो हड्डियों को क्यों नहीं मोड़ा जा सकता है, ये हम आगे इसी में देखेंगे, क्योंकि हड्डियाँ जो हैं हमारी जो है वो विशिष्ट रचना की बनी होती है, जो कैल्शियम फास्फेट और इन सब चीज़ों को बनी होती है, जो शरीर को आधार और संरक्षण प्रदान करती हैं। इस कारण इन्हें ये ठोस होती हैं और इनको इसलिए मोड़ा नहीं जा सकता है। मांसपेशी ऊतक क्या होते हैं, जैसे कि पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि आपका हाथ कोहनी से मोड़े या ऊपर नीचे मांसपेशियों का निरीक्षण कीजिए। हाथ को सीधा रखकर उस मांसपेशियों का निरीक्षण कीजिए। यही कृति पैर के घुटने से मोड़कर प्रत्येक गतिविधि के समय मांसपेशी में होने वाला अंकुचन व प्रसारण के एहसास की अनुभूति हुई क्या। यानी कि अंकुचन प्रसारण मतलब फैलाव और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। जब हम अपने हाथ या उंगलियों को खोलते हैं या बंद करते हैं या हम बैठते हैं या उठते हैं तो हमारी क्या होती है, पैर या हाथ की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, फैल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें बैठने और उठने में क्या होती, बहुत समस्या होती, बहुत परेशानी होती। तो ये है अंकुचन व प्रसारण के कारण होता है, जिसके कारण क्या होती है, उस विशेष के संकोची प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रथिन होते हैं, से मांसपेशी तंतु व मांसपेशीय ऊतक बनता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, ये मांसपेशी ऊतक होते हैं। मांसपेशी तंतु की लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। मांसपेशी ऊतक की कोशिकाओं के आकार देखिए, यहाँ पर देखिए लंबा दिखाई देता है, ये लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं। और क्या है इसमें इनकी जो है प्रोटीनों या प्रथिन के अंकुचन और प्रसारण के कारण जो है मांसपेशियों में गतिविधि होती है। तो ये होता है, ये इस प्रकार इसका प्लस पॉइंट है जिसके कारण हम बैठ और या उठ पाते हैं। तो यहाँ पे पट्टी स्नायु क्या होते हैं, यानी तो स्ट्रेट मसल्स क्या होते हैं। उसके बाद स्नायु ऊतक यानी कि मांसपेशी ऊतक को ही क्या बोलते हैं, स्नायु ऊतक बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है मसल टिश्यू को ही क्या बोलते हैं, स्नायु ऊतक। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक पट्टी स्नायु होता है, पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। ये 3 प्रकार के हमारे शरीर में जो है मसल्स पाए जाते हैं, यानी कि मांसपेशियाँ पाई जाती है। इसकी संरचना आपके सामने देखो स्क्रीन पे ये दिख रहा है। तो ये होती है हमारी, इसकी संरचना ऐसी होती है जो लंबे आकार की होती हैं। यहाँ पे देखिए इसकी संरचना को दिया है कि ये दंड गोलाकार होती हैं और अशाखीय व बहुकेंद्र की मांसपेशी होती है। इसके बीच में देखिए ये ब्लू कलर का बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, बहुत केंद्र की इसको बोलते हैं। और ये क्या होती हैं, दंड गोलाकार होती हैं। उसके बाद अपट्टकी स्नायु में क्या होता है, दोनों किनारों पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों किनारों पर सकरी, छोटी, अशाखीय व एक केंद्र की मांसपेशी होती है। यहाँ पे देखिए केंद्रक जो है बहुत कम होता है, इसलिए इसको एक केंद्र की मांसपेशी बोलते हैं। इसके थर्ड पॉइंट यानी कि हृदय स्नायु या कार्डिक मसल्स में क्या होता है कि इसमें केंद्रक जो होते हैं ये दंड गोलाकार होती हैं, शाखी होती हैं। यहाँ पे देखिए ब्रांचेज जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये शाखी होते हैं और इनकी मांसपेशियाँ जो है दंड गोलाकार होती हैं।
तो इस तरह से इनकी संरचना होती है। इसमें क्या है, इसका स्वरूप क्या होता है, इसमें देख लीजिए। इस मांसपेशियों में पहले में जो है पट्टके स्नायु में होता है। इस मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। यह हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। मतलब कि जो हमारे पट्टके स्नायु होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, ये हमारी हड्डियों से चिपकी होती हैं। इन मांसपेशियों में गतिविधि हमारी इच्छानुसार होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हम अपने हाथ पैर को सोचते हैं और हिलाने लगते हैं। जैसे कि अभी मैंने सोचा कि मुझे अपने पैर का अंगूठा हिलाना है और हमने हिला लिया, क्योंकि हमारे ब्रेन ने सोचा और हम इसको अपने मांसपेशियों की सहायता से हिला सकते हैं। दौड़ना, बोलना, इन सारे कार्यों को इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो इसके बाद हमारा वो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। अपट्टकीय स्नायु जो होते हैं वो हल्के व गाढ़े व हल्के पट्टे इसमें नहीं होती हैं। ये हड्डियों से भी जुड़े नहीं होती हैं। इस मांसपेशियों पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, ऐच्छिक मांसपेशी, पट्टकी मांसपेशी और अपट्टकी मांसपेशी, या ऐच्छिक मांसपेशी और अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर पूछा जा सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे आप लोग। इसके बाद यह अन्न नलिका व रक्त वाहिनियों में होता है, यानी कि हमारे जो ब्लड्स वेसल्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, और इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है। ये कार्य क्या करता है, ये पलकों का गिरना या उठना, हम सोचकर भी अपने पलकों को रात भर या खोल नहीं सकते हैं, ये इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसे अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। उसके बाद पाचन संस्था द्वारा भोजन का प्रवास करना, यानी कि हमारा खाना कहाँ से कहाँ तक, खाने के बाद निगलने के बाद वो किस रास्ते से होते हुए कहाँ कहाँ तक जाएगा, वो कार्य हमारा यही अनैच्छिक मांसपेशियाँ करती है। उस पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद रक्त वाहिनियों में आंकुचन और प्रसरण करने वाली मांसपेशियाँ, ये ब्लड वेसल्स में भी, रक्त वाहिनियों में भी अपना कार्य क्या करती हैं, करती रहती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो दिया हुआ है वो है हृदय स्नायु या कार्डियक मसल्स। ये क्या अनुसार इसके स्वरूप होते हैं कि ये मांसपेशी गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। ये हृदय इन मांसपेशियों से बना होता है, मतलब हमारा जो पूरा हार्ट होता है, हमारा हृदय इन्हीं मांसपेशियों से ही बना होता है। इस मांसपेशियों की गति पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ये लयबद्ध पद्धति से आंकुचित व प्रसरण होता है। जैसे हमारा हृदय धक धक करता है, मतलब वो सिकुड़ता और फैलता रहता है, लेकिन ये कैसे होता है, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर हम सोचे कि हमारा हृदय रुक जाए तो हमारे सोचने से ये नहीं रुक सकता है, इसलिए ये भी एक प्रकार से अनैच्छिक मांसपेशियों की कैटेगरी में आता है। ये लयबद्ध तरीके से कार्य करता है, इसलिए इसको लयबद्ध पद्धति बोलते हैं। हृदय का अंकुचन और प्रसारण करने वाली मांसपेशियाँ, ये इसमें इसका कार्य होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि स्नायु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है पट्टकीय स्नायु, अपट्टकीय स्नायु या हृदय स्नायु। ये 3 इसके प्रकार हैं और इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ लिया। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और कंटिन्यू आगे वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखिए कि श्वसन संस्थान के श्वास पटल में कौन सी मांसपेशियां होती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अभी हमने पढ़ा है अनैच्छिक या अपट्टकीय मांसपेशियां होती हैं, ये वाला पॉइंट था। उसके बाद आंखें बंद करें व हाथों के सामने रखी हुई विषय वस्तु को स्पर्श करें व पहचानें। कॉपी, पुस्तक, बेंच, कंपास पेटी, ऐसी अनेक वस्तुएं बिना देखे भी सिर्फ स्पर्श करने से जानना आपके लिए क्यों संभव है। मतलब कि यहाँ पे दिया है कि आप अपने आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और कोई भी सामान आपके हाथ में दे दिया जाता है, तो आप उसको कैसे पहचानते हैं और कैसे जान पाते हैं। या फिर हमें किसी भी चीज़ की खुशबू आती है तो हम कैसे जान जाते हैं कि भाई ये चीज़ घर में पक रही है या बन रही है। या हम गाना सुनते हैं तो हम कैसे पता कर पाते हैं कि ये गाना इस सिंगर ने गाया हुआ है। या हम कैसे टच करके महसूस करके जान जाते हैं कि ये पानी है, ये ठंडा पानी है, गर्म पानी है, ये जलता हुआ चीज़ है, ये ठंडा चीज़ है। इन सब चीज़ों को पहचान करने के लिए हमारे शरीर में जो टिश्यू होते हैं उसको बोलते हैं तंत्रिकीय ऊतक, यानी कि नर्वस टिश्यू। ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके पहले भी एक लेसन में मैंने तंत्रिका ऊतक के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा दिया है तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वही चीज़ जो दिया हुआ है कि गीत सुनकर गायक का नाम पहचाना, खुशबू से रसोई में पकने वाली पदार्थ पहचानना, ऐसे काम हम हमेशा करते हैं। इसके लिए हमारी मदद कौन करता है? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि स्पर्श, ध्वनि, गंध, रंग, इन कुछ अन्य उद्दीपनों को प्रतिसाद लेना शरीर के तंत्रिकीय ऊतक के कारण संभव होता है। तो अगर ये प्रश्न आता है तो इसका आंसर यही होगा कि ये सब कार्य करने में हमारी मदद हमारे शरीर का तंत्रिकीय ऊतक करता है। उद्दीपन होने और उस उद्दीपन को गति शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए तंत्रिकीय ऊतक विशेष प्रकार के बने होते हैं। जैसे कि उद्दीपन कैसे होता है, जैसे अगर आपको कांटा चुभता है या सुई चुभाई जाती है तो फट से आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, या फिर आप जैसे ही
कोई जलती हुई चीज़ छूते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ये उद्दीपन होता है और उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। ये कैसे होता है? ये हमारे तंत्रिकी ऊतक के द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि हमारा शरीर ब्रेन बोलेगा कि भाई ये चीज़ जल रही है, अब अपना हाथ पीछे कर लो। ऐसा नहीं होता है। ये तंत्रिकी ऊतक सेकेंडों में, सेकेंड से भी कम समय में ब्रेन तक सूचना ले जाता है, उसके बाद उस कार्य को भी संपादित कर देता है। तो ये तंत्रिकी ऊतक विशेष प्रकार के बने होते हैं। प्रत्येक तंत्रिकी ऊतक का कोशिका देह मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य होते हैं। यहाँ पे देखिए ये तंत्रिकी ऊतक की संरचना बनी हुई है। इसमें बीच में केंद्रक बना हुआ है। इसका देखो माइक्रोस्कोप से देखा हुआ भाग है। इसके बाद इसमें अनेक छोटे छोटे तंतु निकले हुए थे। यहाँ देखिए वृक्षिका जो दिख रही है, इस तंतु निकले होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? वृक्षिका बोलते हैं। और उसके बाद इसमें एक तंतु काफ़ी लंबा होता है, जिसे अरक्षक क्या बोलते हैं? इसको अक्षक तंत्रिका बोलते हैं। ये जो देखिए लंबा वाला भाग है, इसको अक्षक तंत्रिका बोलते हैं। और इसके बाद क्या है कि एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मतलब कि हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं ही होती हैं। ये 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती हैं। और ये तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़े होने के कारण तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक व मांसपेशी ऊतक इनके कार्यात्मक संयोग के कारण ही क्या करते हैं? बहुसंख्य प्राणियों में उद्दीपन की अनुक्रिया को करती हैं। तो ये हमारा इसका डायग्राम है और इसकी इकाई है। तो इस तरीके से तंत्रिका ऊतक की एक पार्ट को लेकर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो तंत्रिका ऊतक की एक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो उसके बारे में आपने अभी पढ़ा। ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, या डायग्राम बनाकर इसका नाम लिखने के लिए दे देगा, या फिर बोलेगा कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आज इतना ही आपको बताऊंगी। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का यानी कि वनस्पति ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।